आज की इस वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मौर्य वंश के टॉपिक को करा रखा था, संपूर्ण इतिहास पढ़ा रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य इन सभी राजाओं के बारे में पढ़ा रखा था। लेकिन ये सम्राट अशोक ये बीच का एक टॉपिक रह गया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में कवर कर लूँ। ये टॉपिक बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने पहले वाली वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। तो क्या दिक्कत है, इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखो, अशोक ने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया कितने वर्ष बाद, तो 261 ईसा पूर्व में, तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर ली। अब यदि कोई राजधानी कोई जीत लेता है तो क्या पूरे कलिंग पर नहीं जीत लेगा? तो इफेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो कि अशोक ने पूरे कलिंग पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसने राजधानी जीत लिया तो पूरे क्षेत्र को जीतने में उसके लिए क्या दिक्कत है। तो आप कह सकते हो कि पूरे कलिंग पर ही उसने विजय प्राप्त कर लिया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अब अशोक ने कलिंग को तो विजय प्राप्त कर लिया, कलिंग को तो जीत लिया अशोक ने, लेकिन अशोक ने नरसंहार को देखा। भीषण नरसंहार हुआ कलिंग जीतने के लिए, बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब आप बोल सकते हो कि अशोक ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखा था, मारो। अब चाहे बीच में कोई भी आ जाए उसे मारकर ख़त्म ही कर देना है। शेर, सियार, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सभी को अशोक के सैनिकों ने मारकर एकदम कलिंग से ख़त्म ही कर डाला था। सभी को मारकर ख़त्म कर डाला था कलिंग से। इसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि क्या फ़ायदा इस कलिंग को जीतकर, जब कोई रहेगा ही नहीं तो उस कलिंग को जीतकर हम करेंगे क्या। इसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। और वहीं पर अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध की नीति को त्याग करता हूँ, और अशोक ने युद्ध नीति का त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की अशोक ने। तो चलो आप आगे देखते हैं। इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की स्थापना की, यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की स्थापना की। आगे हम समझेंगे कि धम्म क्या है। धम्म हमारा एक अगला टॉपिक ही हो जाता है, तो इसे समझेंगे आगे। अब अभी बस आप समझ लो कि इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की स्थापना की और यह प्रण किया कि वह आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कहा कि मैं अब आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। अब देखो, यदि कोई राजा है किसी क्षेत्र पर आक्रमण करेगा तो किसी न किसी उद्देश्य से ही आक्रमण करेगा। ऐसा तो नहीं कि आज हथियार उठाया और किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसी न किसी कारण से किसी क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अशोक का कारण था कलिंग जीतना, क्योंकि वो कलिंग में उस समय बहुत ज़्यादा हाथी हुआ करते थे। हाथी हुआ करते थे बहुत ज़्यादा कलिंग में, और वो हाथी अशोक अपने चाहता था कि सैनिकों को दे। तो अशोक ने इसी के उद्देश्य से कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोथ ने दी। अब बौद्ध धर्म अपनाया अशोक, किसके कहने पर अपनाया पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो निग्रोथ के कहने पर। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे उपगुप्त ने दी थी। और बौद्ध धर्म के बारे में उसे बताया कौन कि आप बौद्ध धर्म में ये चीज़ें होता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे किसने दी? तो उपगुप्त ने दी। ये सभी आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है इसे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म यानी कि अब अशोक बौद्ध धर्म पर अपना लिया तो अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो करेगा ही। तो उसने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र, उसका एक बेटा था महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राजा सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब यहाँ पे उसके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए प्रचार प्रसार के लिए। तो श्रीलंका के राजा जो सिंघली संप्रदाय को मारते थे, सिंघली संप्रदाय को मानते थे, उन्होंने सिंघली संप्रदाय को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। हालांकि अशोक तो मानता था बौद्ध धर्म को, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वो सभी धर्मों के साथ अपनी प्रेरणा रखता था, यानी कि यदि आप बौद्ध हो तो भी ठीक है, जैन हो तो भी ठीक है, कोई भी आप धर्म हो, सब वो अशोक मानता था, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था।
अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई। कब हुई? तो 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। इसका अध्यक्ष कौन था? तो मंगलीपुतिस था। अब तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मंगलीपुतिस था। अशोक के समय मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे आदि के होते थे। अब सोने के मुद्राएं को अशोक के समय क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के मुद्राओं को अशोक के समय क्या कहा जाता था? तो कार्षपण कहा जाता था। तांबे के मुद्राओं को काकड़ी आदि के मुद्राएं होते थे। कारुआकी के कहने पर अशोक ने युद्ध को त्याग दिया। अब यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है, समझो। ये जो अशोक की पत्नी थी कारुआकी, अशोक की तो हालांकि बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उसी की एक प्रमुख पत्नी थी कारुआकी। कारुआकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध को त्याग दिया, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध को त्यागा। किसके कहने पर त्यागा, इसके ये भी पॉइंट बन जाता है। तो कारुआकी के कहने पर अशोक ने युद्ध को त्यागा था, इसे आपको याद रखना है। कलहन की पुस्तक राजत रंगड़ी से पता चलता है। अब देखो, कलहन एक व्यक्ति है, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है राजत रंगड़ी। उससे पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। राजत रंगड़ी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कहाँ तक था? तो कश्मीर पर था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया तथा नेपाल में ललितपत्तनम या देवपत्तनम नामक नगर बसाया। ये सब की बातें किससे पता चलती है? तो राजत रंगड़ी से पता चलती है। यहाँ पे एक बात के लिए सॉरी करना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 279 बार बार टाइप हो गया है। आपको यहाँ पे 269 कर लेना है हर पेज में। 279 आपको यहाँ पे हर पेज में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 269 होगा। ओके, इसके लिए बार बार मैं आपसे सॉरी बोलूँगा। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुँचाया। अब देखो, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। वो किसी भी बात को जनता तक पहुंचाना होता था, यानी किसी भी बात को जनता से कहना होता था तो वो अभिलेख के माध्यम से कह देता था। अभिलेख पर डायरेक्ट वो लिखवा देता था, वो बोलता नहीं था, डायरेक्ट अभिलेख पे लिखवा देता था। अब उसकी जनता पढ़ लेती थी या फिर जो भी जनता एक दूसरे में समझ लेती थी। वो अशोक अपने संदेश को जनता के माध्यम से अभिलेख के माध्यम से पहुँचाता था, जनता तक अभिलेख के माध्यम से पहुँचाता था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेख की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। अब अशोक की भाषा प्राकृत थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था, तो उन 4 लिपियों के बारे में भी समझना है। तो चलो देखते हैं 4 लिपियों के बारे में। तो चलो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे अशोक के अभिलेख इन 4 लिपियों में मिले हैं। सबसे पहला होता है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा अरमाइक लिपि और चौथा ग्रीक लिपि। इन 4 लिपियों में मिला है अशोक के अभिलेख। तो ब्राह्मी लिपि देखते हैं, यह सर्वाधिक भारत में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि ये कहाँ मिले? तो सर्वाधिक मिले हैं भारत में। इसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, यानी कि आज के जैसे हिंदी लिखी जाती है उस तरीके से ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। आज के लिखावट के जैसे ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ऐसा समझ लो। खरोष्टी लिपि ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले हैं। यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले हैं। इसे दाएँ से बाएँ ओर लिखा जाता था, यानी कि ब्राह्मी लिपि को यहाँ इधर से इधर लिखा जाते थे और खरोष्टी लिपि को इधर से इधर, यानी कि खरोष्टी लिपि इधर और ब्राह्मी लिपि इधर। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिली है और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिलती है। अशोक का अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अब अशोक का जो अभिलेख है वो तो बहुत पुराना अभिलेख था। इसे पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा इसे 1837 ईसा पूर्व में। तो अब आगे समझते हैं। अब आगे कि अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। अब इतिहासकारों के सामने अब असली चुनौती यहाँ पे शुरू होती है। देखो कैसे। अशोक ने तो अपने अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, उसने मतलब 269 ईसा पूर्व में, यहाँ पे बार बार आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, 200 यहाँ पे 269 हो गया, जहाँ पे 279 हो गया है। तो अशोक ने 269 से यह अभिलेख लिखवाना शुरू किया था और लिखवाया 232 ईसा पूर्व तक, यानी कि जब तक वह सम्राट रहा। और इतने दिनों में वो अपने सभी अभिलेख पर देवनाम प्रियदर्शी ही लिखा था। सभी अभिलेखों पर, लगभग सभी अभिलेख पर देवनाम प्रियदर्शी लिखा, कहीं पर भी अशोक लिखा ही नहीं। और सभी स्रोतों से, यानी कि साहित्यिक स्रोत, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ इत्यादि और सिक्कों से हमें ये पता चलता था। अशोक के बारे में तो मिलता था, अशोक के असली नाम अशोक मिलता था जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, सिक्के इत्यादि से, लेकिन जो अभिलेख मिलते थे इस पर मिलते थे देवनाम प्रियदर्शी।
तो इतिहासकारों को ऐसा लगता था कि ये प्रियदर्शी और अशोक दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक और अभिलेख मिला। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा है। जैसे कि वहाँ पर लिखा है, मैं देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक। तब सभी इतिहासकारों को ये लगा कि देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक है। तब सभी ने कनेक्ट करना शुरू किया। बौद्ध ग्रंथ के कुछ साक्ष्य और जैन ग्रंथ के कुछ साक्ष्य, सिक्कों के साक्ष्य, अभिलेखों के साक्ष्य, इन सभी को कनेक्ट किए इतिहासकार और तब जाकर इतिहास लिखे। नहीं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि देव नाम प्रियदर्शी, आखिर ये देव नाम प्रियदर्शी कौन है। इतिहासकारों के सामने ये की चुनौती आ रही थी। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने चलकर 1837 ईसा पूर्व में ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसी ने तो अभिलेख को पढ़ा था। अगर उन्होंने अभिलेख को पढ़ा नहीं होता तो देव नाम प्रियदर्शी भी कोई नहीं पढ़ पाता कि ये देव नाम प्रियदर्शी ही लिखा है। यदि मान लीजिए वो अभिलेख पढ़ ही नहीं पाते तो अभिलेख में क्या लिखा है वो तो कोई पता ही नहीं लगा पाते। अब आगे लिखा है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अब अशोक का ये जो अभिलेख है इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो चलिए इसे एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शिलालेख को देखते हैं। तो यह पत्थरों के स्लेटों पर लिखे जाते थे। शिलालेख यानी कि पत्थरों के, ये पत्थर हो गए, पत्थर का ये एक बड़ा सा स्लेट बनाया जाएगा और इसी पे कुछ कुछ लिख दिया जाएगा ऐसे। स्तंभ लेख, ये बड़े बड़े स्तंभों पर लिखे जाते थे। अब मान लीजिए अशोक ने एक बड़ा सा स्तंभ बनवाया कुछ इस तरीके से, और इसी पे अपना नाम कुछ कुछ लिखवा दिया अपने बारे में। इसी को स्तंभ लेख के श्रेणी में रखेंगे। गुहा लेख, ये गुफाओं के द्वार तथा गुफाओं के अंदर लिखे जाते थे। अब देखो अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, लगभग हजारों की तादाद में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो देखते हैं शिलालेख के अंतर्गत कितने अभिलेख लिखे गए हैं, स्तंभ लेख के अंतर्गत कितने अभिलेख लिखे गए हैं, गुहा लेख के अंतर्गत कितने अभिलेख लिखे गए हैं। तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। शिलालेख के अंतर्गत हजारों अभिलेख लिखे हैं, जिनमें से हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेख के अंतर्गत बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, जिसमें से कितने हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गुहा लेख के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख लिखे गए हैं। तो चलो देख लेते हैं। लेकिन हमें गुहा लेख के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें इन्हीं दोनों के बारे में देखना है कि शिलालेख और स्तंभ लेख। गुहा लेख की भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और इसमें ज़्यादा अभिलेख भी नहीं मिले हैं, इन्हीं दोनों के बीच अभिलेख मिले हैं। तो इन्हीं में इंपॉर्टेंट अभिलेखों को देख लेते हैं। गुहा लेख को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाता है, तो क्यों पढ़ेंगे, हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। शिलालेख और स्तंभ लेख को ही देखेंगे, गुहा लेख नहीं पूछा जाता है तो नहीं पढ़ेंगे। तो देखो शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। अब तक इतिहासकारों को अशोक का 14 शिलालेख मिला है। इतिहासकारों को अब तक अशोक का 14 शिलालेख मिला है। हालांकि इतिहासकारों को तो शिलालेख बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये 14 शिलालेख वो शिलालेख है जिनसे अशोक के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, कुछ जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती है। जिनसे जानकारी प्राप्त होती है वो 14 शिलालेख हैं। तो 14 के बारे में देख लेते हैं। अब इन 14 शिलालेखों को चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अशोक के चतुर्दश शिलालेख के बारे में लिखे, तो आपको लिख देना है। तो देखो प्रथम शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो प्रथम शिलालेख से इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। प्रथम शिलालेख जो अशोक लिखवाया है, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चीर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है। अब आगे देख लेते हैं। तो अब चलो तृतीय शिलालेख को देख लेते हैं। तो इसमें अशोक के 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। इसमें अशोक के 3 अधिकारी राजुक, यहाँ पे राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। इसमें भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा है। यानी कि कलिंग के बाद जो अशोक ने भैरी घोष का त्याग कर धम्म घोष की स्थापना किया था, उसके बारे में चर्चा किस शिलालेख में मिलता है, तो चतुर्थ शिलालेख में। इसे आपको याद कर लेना दोस्तों, 14 शिलालेख हर हाल में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अशोक के बारे में मतलब क्वेश्चन आएंगे तो अधिकतर क्वेश्चन इसी शिलालेख और अभिलेखों से ही क्वेश्चन आएंगे, यूँ समझ लीजिए। शिलालेख और स्तंभ लेख से ही क्वेश्चन आते हैं। 5वां शिलालेख समझ लेते हैं। तो इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की चर्चा है, जो धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे अधिकारी, उनके चर्चा किसमें है, तो 5वां शिलालेख में है। और धार्मिक जीवन की देखरेख करते हैं, जो धार्मिक जीवन की
देख रेख करने वाले अधिकारियों की चर्चा किसमें है? तो 5वें शिलालेख में है। आगे देखते हैं अब 6ठा शिलालेख। तो 6ठा शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। यानी कि इस शिलालेख से ये पता चलता है कि अब अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह सुधर चुका था। वो एक अच्छा राजा बनना चाहता था और जन कल्याण करना चाहता था, क्योंकि वो अपने अधिकारियों से ये कह दिया था कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। आगे देखते हैं 7वां शिलालेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, यानी कि सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे, सभी धर्म एक समान है। 8वां शिलालेख। इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है। 8वें शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से शुरू होती है। और 8वें शिलालेख में किस चीज़ की चर्चा है? तो अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है। अब है 9वां शिलालेख। इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 9वां शिलालेख में अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है। सभी त्योहारों पर नहीं, आपको याद रखना है, सभी त्योहारों पर नहीं, सिर्फ छोटे मोटे त्योहारों पर, क्योंकि वो अशोक नहीं चाहता था कि छोटे मोटे त्योहारों पर बेफिजूल फालतू में खर्चे हो और मैं जनता से ज़्यादा टैक्स वसूल करूँ। क्योंकि यदि छोटे मोटे त्यौहार मनाए जाएंगे तो उसमें भी तो खर्चे लगेंगे ही, और खर्चे लगेंगे तो वो राजा तो अपनी जेब से देगा ही नहीं, कहाँ से वसूल करेगा? तो जनता से ही, और जनता किस रूप में देगी? तो टैक्स के रूप में। तो अशोक ये नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले। तो अब आगे 10वां शिलालेख। इसमें अशोक के धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। 10वें शिलालेख में अशोक के धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। अब 11वां शिलालेख देखते हैं। अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 11वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। और 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा किस अभिलेख में है? तो 12वें शिलालेख में, आपको याद रखना है। अब आगे बाकी के 2 शिलालेख देख लेते हैं। शिलालेख तो 13वां शिलालेख। इसमें इस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में है? तो आप बोलेंगे 13वें शिलालेख में। तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही है। यानी कि सम्राट अशोक पहले तो एक बहुत ही क्रूर और कर्कश राजा थे, बाद में उसके हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक कोमल और अच्छा राजा बन गए। तो इसकी बात किस शिलालेख से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से ये बात पता चलती है। अब है लास्ट शिलालेख और 14वां शिलालेख। अशोक ने कहा है कि मैं ऊपर लिखे गए, यानी कि बाकी के ये ऊपर 13 शिलालेख में लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं। मैंने ऊपर लिखे गए सभी शिलालेख, इस शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। यानी कि जो चीज़ मुझसे छूट गई है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अशोक ने बोलता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये शिलालेख लिखने वाला जिम्मेदार है। यानी कि अशोक तो खुद शिलालेख नहीं लिखता होगा, वो किसी न किसी अपने चमचे से लिखवाता होगा, उसी को बोलता है कि वो लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ जो चीज़ें छूट गई है। अब है दूसरे नंबर पे है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख के भी बारे में देख लेते हैं। स्तंभ लेख को पढ़ते हैं। तो स्तंभ लेख में भी जो इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख है उसे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रुमनदेही अभिलेख या स्तंभ लेख। तो रुमनदेही स्तंभ लेख यह नेपाल के लुम्बिनी से मिला है। नेपाल के लुम्बिनी से मिला है, जो अरमाइक लिपि में है। रुमनदेही अभिलेख किस लिपि में है? तो अरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिससे अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। यानी कि अब तक मिले सभी अभिलेखों में जो आपने देखा, शिलालेख देखा और स्तंभ लेख, बाकी के आने वाले स्तंभ लेख देखेंगे, इन सभी में अशोक ने अपने प्रशासनिक की चर्चा की है, प्रशासन की चर्चा की है। लेकिन ये रुमनदेही अभिलेख ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। अब आगे देखते हैं कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख कहाँ है? तो यूपी में है। इसमें अशोक ने अपने पत्नी कारुआकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है। कारुआकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी की अभिलेख भी कहते हैं, रानी की अभिलेख कहते हैं।
अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अब तीसरा स्तंभ लेख है टोपरा अभिलेख। यह हरियाणा में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। अब चौथे नंबर पे है मेरठ अभिलेख, जो कि यूपी में स्थित है। पहले ये मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख दोनों को ही। अब पांचवा है रामपुरवा अभिलेख। यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। कार्लायल ने रामपुरवा अभिलेख की खोज की। आपको याद रखना है कब की, तो 1872 ईस्वी में। इस तरीके से आपको याद रखते चलना है। अब छठे नंबर पे है लौरिया नंदनगढ़। यह बिहार के चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरेराज, यह बिहार के चंपारण में है। ये भी बिहार के चंपारण में। और लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज दोनों ही एक ही जगह पे है। अब एक और अभिलेख है, अगला अभिलेख है सूर्यकान अभिलेख। सूर्यकान अभिलेख यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। सूर्यकान अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक दोनों भाषा में है। ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषा में है। कौन, तो सूर्यकान अभिलेख। आगे देखते हैं। अब एक और अभिलेख है, वो है कलिंग अभिलेख। ये सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है, तो इसे आपको याद रखना है। तो कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है। अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरे संतान है। मैं एक माँ के भांति उसकी सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार में एक माँ अपने बच्चे को योगाधाम को देकर निश्चित हो जाती है, योगाधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। मैंने भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। अब राजुक कौन है, तो समझो। अशोक के दरबार में राजुक एक मंत्री थे, जो अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते थे और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। इसलिए अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगाधाम को देखकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त मैंने भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। अब ये योगाधाम का मतलब हो जाता है, पहले के ज़माने में जो स्टूडेंट चले जाते थे गुरु के यहाँ, उसी को योगाधाम बोलते हैं। यानी कि एक माँ गुरु को अपने बच्चे को दे देती थी, और शिक्षा पाकर जब बच्चा लौटता था तो वो काफ़ी समझदार हो जाता था। तो उसी प्रकार राजुक के हाथ में अशोक ने अपना पूरे जनता का बागडोर दे रखा था। अब आगे समझते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझ लो कि यहाँ पे 269 होगा। मैं बार बार यहाँ पे बताता चल रहा हूँ कि आप वीडियो स्किप कर के भी देखेंगे तो आपको कभी ना कभी मेरी बात सुनाई पड़ ही जाएगी कि यहाँ पे 269 होगा। 279 गलती से लिखा गया है, तो 269 आप यहाँ पे कर लेंगे। बार बार हर पेज में 279 आपको मिला होगा, तो आप इसे 269 कर लेना। अब आगे देखते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको याद होगा कि अशोक की धम्म यात्रा, मैंने आपसे बोला था कि एक अलग से टॉपिक हो जाता है, इसे हम आगे समझेंगे। तो चलो देखते हैं अशोक की धम्म यात्रा के बारे में। तो अशोक ने लोगों की नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई, उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक की धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था, यानी कि अपने धम्म को अशोक स्वयं नियंत्रण करता था। वो किसी से को वो नहीं बोलता था कि आप मेरे धम्म को नियंत्रित कीजिए। अशोक ने लोगों को नैतिकता यानी कि अच्छी बातें सिखाने के लिए एक नियम और कानून बनाई, संहिता बनाई, उसी को धम्म कहा जाता है। अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताया है। यानी कि आप दूसरा और सातवां अभिलेख अभी पढ़ा है, तो आप जानते होंगे अशोक ने उसमें धम्म के गुणों के बारे में बताया है। गुण मतलब सत्यवदिता, पवित्रता, साधुता, मधुरता, दान, दया, कल्याण, ये सब अशोक के धम्म में मिलता है। अशोक का धम्म कहता है कि आप सत्य मार्ग पर चलिए, पवित्र रहिए, साधुता, मधुरता, दान, दया, कल्याण, इन सभी के पालन कीजिए। तो अब देखते हैं अशोक के धम्म में क्या क्या चीज़ें मिलती है। अशोक के धम्म में कहा जाता है कि व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। अशोक के धम्म में ये बातें कही गई है कि व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। और आगे देख लेते हैं। और कही गई है कि व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। और ये भी बात कही गई है कि व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए, यानी कि दूसरों को नहीं सताना चाहिए और खुद अच्छे से जीना चाहिए। जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए।
व्यक्ति को दास्तान के प्रति उदार रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि यहाँ पे 269 आप कर लेना, 279 हो गया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब आगे के वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।